पता नहीं साइड से कुछ ठीक है, देखिए चलो अगर आपने कर दो तो हम्म, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं वायरसेस, ट्रोजन, मालवेयर, ransomware। तो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये रैंसमवेयर, ट्रोजन, मालवेयर ये चीज बेसिकली होती क्या है। ठीक है। तो देखा जाए तो ये एक प्रकार से आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्यों सॉफ्टवेयर है? क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, फॉर एग्जांपल कोई बैट फाइल है, ठीक है, कोई आपकी MP3 फाइल्स है, या फिर APK है, या फिर EXE फाइल है, या फिर पाइथन की फाइल है, बैश की फाइल है, यानी कुछ ऐसी फाइल्स जिसको प्रोग्राम किया गया है, प्रोग्राम करके हम लोग एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल फेसबुक। ठीक है, facebook.exe। ओके, अब इसकी कुछ अगर रिक्वायरमेंट फाइल होगी तो facebook.sh, fb.apk। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम लोग हमारे सिस्टम पे रन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हम लोग सिस्टम पे रन करेंगे वो हमारे सिस्टम पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, या फिर हमारे सिस्टम पे वन टाइम जो है वो अटैक होता है, यानी रन टाइम में। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला अगर मैं बात करूंगा वायरसेस की, तो बेसिकली जो आपका वायरस है यही सेम एक मैलिशियस कोड होता है। ठीक है, जो खुद के इसमें ही रेप्लिकेट होता है, जो आप जो भी प्रोग्राम और या फिर जो भी आप फाइल बनाते हो, ठीक है, उसकी मदद से आपके कंप्यूटर में वायरसेस इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाए, या फिर आपका जो पर्सनल डेटा है वो स्टील हो जाए। ठीक है, अब ये जो भी वायरसेस है, ठीक है, वो इंस्टॉल किए जाते हैं सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने आपके सिस्टम पे पेन ड्राइव डाल दिया हो, ठीक है, आपने इसके पहले इनकेस अगर देखा हो कि हम अपने सिस्टम में शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाते थे, अगर किसी केस में कोई वायरसेस होता था तो हमेशा शॉर्टकट क्रिएट होते थे, या फिर कोई चाइनीज कुछ लेटर्स में फाइल्स होती थी, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि वो वायरसेस क्या काम करते हैं। ठीक है, तो उनको प्रोग्राम किया जाता था जिसकी मदद से जो है वो आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सके। ठीक है, अब इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, आप कैसे पहचान सकते हो कि वायरस अगर इंजेक्ट हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स है। तो सबसे पहला है आपका स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस। ठीक है, आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। ओके, आप जो यूजुअली काम करते हो आपके इसमें अगर हाई एंड सिस्टम है, बट स्टिल वो स्लो चलता है। ठीक है, कभी कभी आपका PC जो है वो क्रैश कर जाता है। ठीक है, और कभी कभी फ्रीज हो जाता है, जबकि आपके सिस्टम में काफी ज्यादा CPU अवेलेबल है, आपके कंप्यूटर में काफी ज्यादा रैम अवेलेबल है। ठीक है, देन उसके बाद में कुछ अनवांटेड पॉपअप्स आने लगते हैं आपके सिस्टम पे। ठीक है, या फिर कुछ एड्स आने लगते हैं जो आप बार बार जो है वो उसको हटाते रहते हो या फिर उसको डिलीट कर देते हो, लेकिन बार बार वो आते जाता है। या फिर कोई ऐसी फाइल्स और प्रोग्राम जो मिसिंग है और करप्टेड है। ठीक है, आपको बार बार करप्ट का पॉपअप आते रहेगा। ओके, तो बेसिकली वायरस बनता कैसे है, ठीक है, मैं इसका एक प्रैक्टिकल विंडोज नहीं है मेरे पास में, मैं आपको दिखा देता, लेकिन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उसको ट्राई आपको करना है। तो आप अपने सिस्टम पे ट्राई मत करना, ठीक है, आपको अगर ये ट्राई करना ही है तो आप ट्राई करो वर्चुअल बॉक्स में। ठीक है, मेरे वर्चुअल बॉक्स में देखता हूँ मैं, अगर सिस्टम बना हुआ है तो काम जम जाएगा अपना। खाली, ठीक है, कोई नहीं। ओके, अब ये वायरस को क्रिएट करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो आपको ट्रिक बताऊंगा ये ट्रिक जब आपका फायरवॉल ऑफ होगा, या फिर अगर आप कोई वल्नरेबल विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हो, क्रैक विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हो, तभी वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन
ये जो अटैकर्स होते हैं वो एडवांस टेक्निक कैसे यूज करते हैं जिससे आपका सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला है कि वायरस क्रिएशन कैसे कर सकते हो। सिंपल, आप जो है वो असेंबली लैंग्वेज हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, ठीक है। असेंबली असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे विंडोज में जो है रन करता है। और हम लोग क्या करते हैं, एक नोट पैड में, ठीक है, कोई भी नोट पैड आप ले लो। नोट पैड पे आपने क्या किया, आपने एक मैलिशियस कोड लिख दिया और वो कोड को सेव कर लिया आपने abc.bat फाइल से, ठीक है। लेकिन ये जो बैट फाइल है ना, ये सिर्फ वन टाइम के लिए रहेंगी, मतलब जब आप उसको इंजेक्ट करोगे, वन टाइम इंजेक्ट एंड रन, ठीक है। मतलब जैसे आपका सिस्टम शट डाउन हो गया और रिस्टार्ट हो गया, वैसे ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। ये आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये आप अपने अपने सिस्टम पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मे बी मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जो है वो वर्चुअल बॉक्स में ही करें, ठीक है। अब ये बनता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल, आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। इजीली काफ़ी सारे पेलोड्स अवेलेबल है। वायरस और नोट लिख दो, वैसे तो ये कीवर्ड है। क्रिएट वायरस नोट पैड पीपीटी, पीपीटी चलेगा, पीपीटी। ठीक है, ये भी एक बैच फाइल बनाने के लिए। तो ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, सिंपल बैच स्क्रिप्ट वायरसेस, ठीक है, जहाँ पे आप अपना वायरसेस जो है वो लिखते हो, सिंपल। तो आपको करना क्या होता है, जैसे कि आपने एक नोटपैड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको अगर कॉपी कर लूंगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट ऑल पार्टीशंस, ठीक है। तो आप दिस पीसी पे जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने दिस पीसी पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ये कुछ पार्टीशन है, जैसे 256 GB का एक पार्टीशन है और एक मेरी मेन डिस्क है, ठीक है। अगर आप ये सारे पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हो तो आपको ये कमांड जो है वो रन करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड है, दिस वायरस डिलीट ऑल कंटेंट ऑन सी ड्राइव। जहां तक देखा है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपका सिस्टम जो है वो रन टाइम में होता है तो प्रोसेस किल करनी होती है। लेकिन ये अगर आपका सिस्टम कहीं ऑफ है या फिर अगर कोई रिमोट डेस्कटॉप लेके है तो शायद वो अटैक कर सकता है, ठीक है। क्रैश योर कंप्यूटर, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके सिस्टम को क्रैश करना है तो वो एक्चुअली करता क्या है, यहाँ पे वो एक शेल स्क्रिप्ट चला रहा है जहाँ पे इतने नंबर ऑफ बिट साइज में आपका जो exe फाइल है वो रन करेगा मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। ऐसे कई सारे यहाँ पे, जैसे कि एंडलेस नोट पैड करके मैं सजेस्ट करूंगा, वो एक बार आप ट्राई करो, एंडलेस नोट पैड। मतलब उसमें क्या होगा कि आपको मल्टीपल टाइम्स नोटपैड के नोट पैड पॉपअप्स आते हैं। पॉपअप्स आते रहेंगे, हाँ। तो हम्म। इसमें जैसे कि करना क्या होगा, जैसे कि सिंपल कॉपी करके अपने लिनक्स पे ही मैं पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने कॉपी कर लिया, वन टू वन कॉपी करो, एक नोट पैड लो। नोट पैड में आपको सेव करके रखना है, ठीक है। कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस में सेव करने के बाद में जैसे कि वायरस डॉट BAT, बैट के नाम पे आपको सेव कर लेना है, ठीक है। अब ये जो बैट फाइल है, ठीक है, जो अपन ने बैट फाइल बनाई है, ये बैट फाइल का आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपकी बैट फाइल रन हो जाएगी। तो आप वहाँ पे जो भी मैलिशियस कोड डालोगे वो रन हो जाएगा, लेकिन वो कब रन होगा, वो रन टाइम रन होगा, ठीक है। अगर किसी ने सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया तो वो जो आपका वायरस है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब एक और ऑप्शन होता है वायरस क्रिएट करने का, वो है आपका exe, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपके स्टार्टअप फाइल में चले जाता है, ठीक है। मतलब जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आपकी फाइल रन हो जाएगी, ठीक है। अब ये स्टार्टअप फाइल देखना कहाँ पे होता है, जैसे आपका टास्क मैनेजर होता है आपके सिस्टम पे, ठीक है। स्टार्टअप जॉब, विंडोज,
आपने एक बार टास्क मैनेजर ओपन किया, टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्टअप का। ठीक है, ये देखो ये स्टार्टअप का ऑप्शन आपको दिखता है। स्टार्टअप में आपके पास में इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि स्काइप। ठीक है, स्काइप आपके स्टार्टअप में ही होता है, जब भी आपने सिस्टम चालू करोगे आपका स्काइप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब जब आपका सिस्टम रीसेट होगा, जैसे कि लिनक्स में भी एक है स्टार्टअप फाइल करते हुए काली में होता है, हाँ स्टार्टअप एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लूटूथ, फाइल्स, पावर मैनेजमेंट, ठीक है, वीएमवेयर यूजर एजेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और अगर अटैकर कोई और यहाँ पे ऐड करता है, मतलब आप अगर कोई इंस्टॉल करते हो चीजें या प्रोग्राम, तो वो ऑटोमेटिकली उसके स्टार्टअप फोल्डर पे चले जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपने एक बार एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, फिर एप्लीकेशन अगर आप बाहर से डिलीट कर दोगे और आपने अंदर से अनइंस्टॉल नहीं किया, तो भी क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम स्टार्टअप में ही वायरस इंजेक्ट कर देगा, है ना, वायरस को स्टार्ट कर देगा, और इससे आप अंदर के एप्लीकेशन भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे अगर उसने कोई ऐसा वायरस डाल के रखा हुआ है जिससे बार बार आपका सिस्टम शट डाउन हो रहा है, या फिर बार बार आपका सिस्टम लॉक हो जा रहा है। उस मामले में आपको सिस्टम या तो फॉर्मेट करना पड़ सकता है, ठीक है, या तो फिर आपके जो सी फाइल्स होते हैं, ठीक है, आप किसी और इसमें इंजेक्ट करो अपना ड्राइवर, सी फाइल्स के अंदर जो प्रोग्राम फाइल्स है उसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपको करने पड़ते हैं। ओके, अब इसको बनाने के लिए एक टूल यूज होता है, टेराबिट वायरस मेकर करके। ठीक है, ये भी फायरवॉल पकड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा ये हो गया, पुराना हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी टेराबिट वायरस मेकर की। एंड यहाँ पे आपको टूल अगर डाउनलोड करना है तो आप टूल भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको कहीं से भी टूल मिल जाएगा, टेराबिट वायरस मेकर करके ईएक्सी फाइल है। ठीक है, वो आप यूज कर लो। जैसे आप यूज करोगे ना, यहाँ पे आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये विंडो पे आपको जो भी वायरस सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लो, जैसे कि अवॉइड ओपनिंग नोटपैड। ठीक है, कोई अगर नोटपैड ओपन कर रहा है तो आप उसको ओपन करने ही नहीं दोगे। डिसेबल टास्क मैनेजर, अगर टास्क मैनेजर डिसेबल कर दिया तो आप स्टार्टअप फोल्डर भी नहीं देख पाओगे कि अटैकर ने क्या वायरस इंजेक्ट किया हुआ है। अगर आपके इसमें कोई एसक्यूएल सर्वर है, शटडाउन की पीसी, मतलब जो आपका पीसी है उसकी स्पीड को स्लो करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने सब सिलेक्ट कर दिया, वैसे आपको यहाँ पे आना एकदम लास्ट में, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा ऑटो ऑटो मेन डॉट ई एच सी। ठीक है, अब इसका आप लोगो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप फाइल आइकन में जाओगे तो सेटअप का फाइल आइकन है यहाँ पे, पीडीएफ, MP3, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे आपको आइकन दिखेंगे। ठीक है, लेकिन रहेगा ईएक्सी में, और जैसे आप क्रिएट वायरस करोगे वैसे आपका वायरस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपने आगे वाले केस में इंस्टॉल किया, जो भी आप रन कर रहे हो वो रन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप मेन इसमें मत करो, अदरवाइज आपको सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ सकता है। अब देखो, अब वायरसेस जो है अपने यहाँ पे जो भी वायरस होते हैं वो डिटेक्ट कर लेता है बाय फायरवॉल। ठीक है, क्यों डिटेक्ट करता है इसका भी एक रीजन है, फायरवॉल या फिर मैं बोलूंगा एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस। ठीक है, अब इसको अटैकर एडवांस वे में कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर किसी भी बंदे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, वो खुद से अपना मैलिशियस पेलोड इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है, आई थिंक पिछला मैं आपको बोला था मिस्टर रोबोट करके एक सीरीज है, मे भी आपने देखी नहीं देखी। ठीक है, तो ये आप एक बार देखो। ठीक है, ये मैं सबको ही सजेस्ट करता हूँ। पूरी रियल हैकिंग है इसके अंदर। ठीक है, भले स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं दिखाते, लेकिन जो कमांड्स हैं, जो प्रोग्राम्स वो लोग जो करते हैं पूरी की पूरी रियल है। ठीक है, तो मिस्टर रोबोट करके एक सीरीज है, ये आप सीरीज देखो, ये अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि कैसे आगे वाला मैलिशियस पेलोड्स इंजेक्ट करता है, पेन ड्राइव्स रास्ते पे फेंक देता है ताकि आगे वाला उठाए, उसको अपने सिस्टम पे लगाए और सिस्टम जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए। इनफैक्ट एफबीआई और पुलिस वाले भी उस पेन ड्राइव को इंजेक्ट करते हैं, वो भी है, तो उसमें आपको चीजें जो है वो समझ सकती है। ठीक है, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है अच्छे से, मोस्ट ऑफ द टाइम असेंबली लैंग्वेज आपको आती है, बैश, पाइथन, तो आप जो है वो खुद का प्रोग्राम से एक मैलिशियस कोड बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ऑनलाइन मैंने
एक क्रैक वर्जन डाउनलोड किया हुआ है, और वो जो क्रैक वर्जन है वो है मेरा एडोबी फोटोशॉप का, ठीक है। लेकिन वो क्रैक वर्जन के अंदर कोई भी प्रकार का मैलिशियस स्क्रिप्ट हो सकता है, जिसकी मदद से आप जैसे ही वो उसको रन करोगे, वैसे ही आपके सिस्टम के डेटा जो है वो बैकग्राउंड में स्टील कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। ओके, तो जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वहां पे भी अगर आपका इंटरनेट चालू है फिर भी वो स्टील कर सकता है, ठीक है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो बिना इंटरनेट के चलते ही नहीं। ओके, तो ये चीज होती है आपके वायरसेस। अब यही चीज वायरसेस में काफी ज्यादा जो है प्रसिद्ध है, विंडोज में काफी ज्यादा इजीली ये वायरस एंटर करते हैं रादर देन लिनक्स, क्योंकि लिनक्स में ऐसी चीजें होना लगभग नामुमकिन सा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ईएक्सी फाइल नहीं है, ठीक है, कोई भी पैकेज वो इजीली रन करने को देता नहीं, क्योंकि पहले वो पैकेज करता है, उसके कोड को देखता है, फिर इंस्टॉल करता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, प्रॉपर एनालिसिस होता है, ठीक है, लिनक्स में rather than विंडोज में डायरेक्ट इंस्टॉल कर देता है। अब ये एंटीवायरस काम कैसे करते हैं, ठीक है। एंटीवायरस लोग लगाते जरूर है, लेकिन एंटीवायरस नोन वायरसेस के लिए होता है। नॉन वायरसेस मतलब अगर मार्केट में 100+ वायरसेस ऑलरेडी है, उसमें से एक वायरस जैसे कि XYZ वायरस करके अगर मैं बोलूँ तो ये ऑलरेडी नोन है, अगर XYZ वायरस आपके सिस्टम में इंजेक्ट होता है तो तुरंत एंटीवायरस आपको शो करेगा कि दिस इज अ वायरस, यू हैव टू डिलीट दिस फाइल, ठीक है। लेकिन एक ऐसा वायरस जो नया नया बना है, मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ZYX, अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाएगा विदाउट एंटीवायरस डिटेक्शन। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आप कह सकते हो दिस वन इज जीरो डे अटैक, ठीक है, जो मार्केट में नया भी है, ठीक है, और वायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वायरसेस के पास नॉन वल्नरेबिलिटीज की होती है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास में एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम है तो आप बिठा सकते हो, ठीक है, जहाँ के अंदर एनोमली डिटेक्शन होते हैं, सिग्नेचर बिट्स डिटेक्शन होते हैं, वो एसओसी में आता है, ठीक है। तो वायरसेस इस प्रकार से आपके जो है वो काम करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक बार जीपीटी से देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जीपीटी तो इसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक, एनेबल टू असिस्ट विद क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग और मैलिशियस सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आप चाहो तो पेलोड जो बना के दे मतलब दे सकता है, लेकिन कोई प्रकार का वायरसेस बना के नहीं देता, ठीक है। तो वायरसेस के लिए आपको जो है वो प्रॉपर कमांड्स वगैरह आने की जरूरत है, असेंबली लैंग्वेज आने की जरूरत है, ताकि अटैकर जो है वो खुद बना सके। वैसे तो खैर अगर आप नहीं भी बनाओगे खुद से तो चलेगा, लेकिन आपको उसके सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि आपको फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, फायरवॉल के साथ में आपको एक एंटीवायरस चाहिए होता है, और अगर आपकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है सो यू शुड इम्प्लीमेंट ए मॉनिटरिंग टूल, ठीक है, या फिर एक SIEM आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो जहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर मिले, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, और फायरवॉल होस्ट बेस्ड नेटवर्क बेस्ड दोनों होनी चाहिए, मॉनिटरिंग भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वायरसेस के बाद आता है ट्रोजन। अब ये ट्रोजन हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, ट्रोजन को हम लोग रैट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो ट्रोजन है बेसिकली इसके मदद से आपके सिस्टम का एक्सेस लिया जा सकता है। अगर आपको याद होगा तो हमने MS कंसोल से एक ट्रोजन बनाया था, ठीक है, और EXE फाइल बनाए थे, APK फाइल बनाए थे, जिसकी मदद से जो है वो एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी फायरवॉल से डिटेक्ट किया जा सकता है। वैसे हमारे पास एक फायरवॉल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, एक एंटीवायरस भी है ओपन सोर्स जो हम लोग यूज कर सकते हैं, काम TK करके इंस्टॉलेशन अपन करते हैं, काम TK,
में इनबिल्ट नहीं होता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कमांड काम कितनी है कि काम इजी होने की। जी बराबर। सबसे डबल क्लिक से ओपन हो जाएगा। फिर काम एवी करके भी है। ठीक है, साइड बाय साइड एक वायरस बना देते हैं अपन। इसके बाद एंड होस्ट, या फिर एक काम करते हैं कोई दूसरा पेज रिलेटेड करना। एपीके भी बना सकते हैं इसमें आप, अगर आप चाहो तो पीएचपी की भी फाइल बना सकते हो, जो भी आपको फाइल बनानी है आप बना सकते हो। तो ये वाला हम लोग लेते हैं। इसमें रैंडम कोई भी डाल देता फिलहाल के लिए मैं। डेस्कटॉप क्लाम CLAM CLAM भी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्टार्ट तो नहीं करेंगे तो बस ये वाली फाइल थी। इंस्टॉल कर जाना चाहिए, पर इंस्टॉल की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए। काम वर्कशॉप में डाल देते उसके बाद फिर रिस्टार्ट भी करते हो। ठीक है, स्टार्ट। ओके, जब तक के आगे बढ़ते हैं, जब तक ये बन जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में मालवेयर एंड रैनसमवेयर। अब आपका जो मालवेयर होता है, ये बेसिकली देखा जाए तो एक प्रकार से
वायरसेस की तरह ही थोड़ा बहुत काम करता है, जहाँ पे आपके एडवेयर्स होते हैं, ठीक है? जहाँ पे आपको अनवांटेड एड्स देखने को मिलते हैं मालवेयर में, ठीक है? या फिर कोई प्रकार का स्पाईवेयर होता है या फिर रूट किट्स जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पे हिडन मालवेयर्स होते हैं, जो आपके मालवेयर आपके सिस्टम में हाइड किए होते हैं, ठीक है? तो मालवेयर एक रैनसमवेयर की तरह ही है, ठीक है? रैनसमवेयर तो नहीं बोलूँगा, ये वायरसेस की तरह ही है, जी हाँ, जहाँ पे आपको स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब इसमें से जो सबसे खतरनाक है, वो है आपका रैनसमवेयर, ransomware, ठीक है? रैनसमवेयर क्या करता है, आपके पूरे के पूरे फाइल्स, फ़ोल्डर्स, पीसी को कर देता है एन्क्रिप्ट, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न होता है सारे ऑर्गनाइज़ेशन का कि ये रैनसमवेयर अटैक नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से मालवेयर ट्रोजन से तो बचा जा सकता है, लेकिन रैनसमवेयर से बचना कुछ हद तक के पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसे भी अटैकर्स होते हैं जो सोशल इंजीनियरिंग की मदद से या फिर कोई एम्प्लॉयी जो होता है वही कुछ कर दे या फिर अगर वही अनट्रेन्ड होते हैं। तो अगर आपने कोई भी फाइल आपके इसमें इंजेक्ट कर दी, तो वो क्या करेगा, वो सारे के सारे पीसी को एन्क्रिप्ट कर देगा। आप अपने पीसी स्टार्ट तो कर पाओगे, लेकिन सिर्फ़ आपको अपने डेस्कटॉप पे एक टेक्स्ट फाइल दिखेगी। ठीक है? वो टेक्स्ट फाइल में आपको आपका अमाउंट दिखेगा कि ये अमाउंट आपको पे करना है, लेट्स से $5000 आपको पे करना है, ठीक है? तभी आपको हम लोग डिक्रिप्शन की देंगे या फिर आपको एक सॉफ्टवेयर वहाँ पे आगे देखेंगे आप, जैसे उसको डबल क्लिक करोगे वहाँ पे टाइमर दिया रहेगा कि अगर ये टाइमर के हिसाब से आपने पेमेंट नहीं पहुँचाया, तो आपका सिस्टम फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है? और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं होता है, आपको सिस्टम फॉर्मेट करना ही पड़ता है। सिस्टम वो लोग फॉर्मेट करेंगे जिनके पास में बैकअप्स होता है। एक टर्म होता है बीसीडीआर, व्हिच इज़ बिज़नेस कंटिन्यूटी एंड योर डेटा रिकवरी, ठीक है? तो बीसीडीआर हमेशा हर एक कंपनी में होना ही चाहिए। अगर कोई अटैक परफॉर्म होता है, कभी गलती से कुछ डिलीट हो जाता है, तो आपके पास में बैकअप्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी बीसीडीआर फॉलो नहीं कर रही है, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये काम ये देख लेते हैं हम लोग। ऑलरेडी इंस्टॉल है क्या? हाँ, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ कमांड। ये कमांड एक काम करती है, कमांड पैरोट में चला के देखते हैं एक बार। इंस्टॉल, हाँ रीस्टार्ट ही करना है। उसको तो भी आएगा ही आप हाँ ठीक है, वर्चुअल पे रखते हैं इसको, यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो चलेगा। इसमें इंस्टॉलेशन कैंडिडेट
ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। ये सेम टूल आपको विंडोज पे मिल जाएगा ओपन सोर्स से ही। Okay. इसमें ना कुछ नहीं। हम्म, इसका नाम क्या है? कुछ ये ग्राफिक यूज होगी। एक काम टीके करके करना है। ठीक है, ये होगा जी, काम टीके। ये काम हम्म। ठीक है, तो ये काम पीके करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काम ईवी भी यूज कर सकते हो। तो बंद कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मेरे पास में EXE बनी हुई है। आप चाहो तो एक साथ पूरी डायरेक्टरी भी स्कैन कर सकते हो, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर फाइल ही स्कैन करूंगा। ठीक है, जैसे कि डेस्कटॉप पे अगर रखा हुआ तो पूरी की पूरी डेस्कटॉप की भी मैं स्कैन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल जो भी मेरा EXE फाइल है, ठीक है, उसको मैं स्कैन करूंगा, ओके करूंगा। ये देखो, अच्छा फिर नो सेट एंड फाउंड ऐसे कैसे कर दिया इसमें? नो तो फाउंड थोड़ा तो चाहिए इसको स्कैन करके। सी ग्राफिकल फाउंड एक बार पेपर बनाना लिनक्स के लिए बना कर रखता हूँ। तो दोनों के लिए भी रहे तो डिफेक्ट को करना चाहिए। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।
एक और अपने पास में टूल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, विच इज वायरस टोटल। ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर रिलेट कर दिया। वो डिटेक्ट नहीं कर रहा क्या उसमें? हाँ, डिटेक्ट नहीं करना, डिटेक्ट तो करना चाहिए इसे। या तो मुझे पूरा पेलोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले डिटेक्ट किए थे हमने, पहले से फर्स्ट करके रखा है इसको। वायरस टोटल देखते हैं। कंपाउंड नोट। ठीक है, फिर दूसरा पेलोड बना के देखूंगा, आएगा तो इसे डिटेक्ट कर लिया वायरस टोटल में कि ये जो आपके पास में फाइल है वो वल्नरेबल है, यानी इतने सारे वायरसेस ने मॉरिशियस है। इसको मलिशियस किया है। ठीक है, काम टीके ने नहीं किया हुआ है, तो मे भी हो सकता है या फिर डिटेक्ट तो करना चाहिए कि इसके पहले हमने डिटेक्ट किया हुआ है काफी इसको। ठीक है, देख लेते हैं, डिटेक्ट किया तो ठीक है, तो आपको बस में जो टूल्स अवेलेबल है आपको बताता हूँ मैं। ये बस वाली तो करना चाहिए, ये अंदर काम करता हूँ इसको, यही वाली आईडी दूंगी। अच्छा, तो कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए आईपी और इसमें। 192.168। ठीक है, तो एक वायरस टोटल भी आप यूज कर सकते हो फॉर सैंडबॉक्सिंग के लिए, और वायरस टोटल की ही तरफ से काफी सारे टूल्स अवेलेबल है। और एक मैंने क्लास वायर आपको बताया था फॉर फायरवॉल के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हो। और एक बार काम टीके तो होना चाहिए, तो अपने साइड से एक बार देख लेना इसको भी, फिर एक बार अपने यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्या मैं फाइल डेस्कटॉप। वायरस टोटल में क्लाम टीके का भी वो है एपीआई, वो डिटेक्ट कर रहा है मलिशियस। हाँ, आपने भी डिटेक्ट कर रहा स्कैन है ना किया उसमें। था? हाँ, हाँ, आपने ये स्कैन शायद किया से था अभी तो। टूल में शायद से मेरी कुछ इशू है, अपडेट में जो इशू है, क्योंकि ऑलरेडी वायरस टोटल में काफी सारे आपको दिख जाते हैं। अच्छा, उस पे होगा ना अपने आ गया। उस पे एपीआई यूज कर रहा है शायद वो, क्लैम का। क्लैम, हाँ क्लैम है भी। ये रहा। हम्म। बराबर, ठीक है, तो इसमें डिटेक्ट कर लेगा अपना। तो वायरस टोटल भी आप यूज कर सकते हो, या फिर ग्लास वायर मैंने बताया था मॉनिटरिंग के लिए, ये आप यूज करो फॉर योर विंडोज। और लिनक्स के लिए तो खुद का फायरवॉल है उसका, आप वो यूज कर सकते हो। इसमें आपको दिखेगा कि कौन सा एप्लीकेशन कितना प्रोसेस ले रहा है। ठीक है, तो ये पेड वर्जन भी है इसका, अगर ऑर्गेनाइजेशन कहती है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लास वायर भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरसेस। एंड बाकी अपने पास में काफी एंटीवायरसेस अवेलेबल है एवरेस्ट वगैरह के लिए, वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद जैसे हमने बोला था रैंसम वेयर। ठीक है, तो रैंसम वेयर का एक वीडियो मैं बताता हूँ, एक बार आवाज आएंगी तो मुझे बताना, प्ले करता हूँ मैं। हम्म। वैसे तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा न्यूज मिल जाएगी। कोलोनिकल पाइपलाइन, कोलोनिकल पाइपलाइन करके एक है, मैं पढ़ा होगा तो बीच में आया था। ransom। हाँ, आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं नहीं, ऑडियो नहीं है। ऑडियो नहीं आ रहा था। fuel pipeline is now. अभी आ रही है? हाँ, अब है। ठीक है।
Welcome back to Squawk. The largest U.S. fuel pipeline is now the victim of a ransomware attack. And Brian Sullivan has the latest on the Colonial Pipeline and the impact on the energy market. Good morning to you, Brian. It's been quite a weekend. Yeah, it certainly has, Andrew. Thank you very much, and good morning. I know you guys hit it right at the top of the show, and why not? This is America's energy artery. Arguably, it is the single most important pipeline in the United States. We have millions of miles of pipeline, but none carry so much fuel to such an important area. There's the path. Basically, this takes oil and gas, jet fuel, refined products from the Houston and Louisiana areas where they get crude oil, refine the products, and brings it up the East Coast. A lot of it gets taken off in Georgia. The green are the arteries, the kind of the branches, the yellow, the main pipes comes up through Virginia and New York and New Jersey. Let's put this into perspective. We're talking about 45% of the fuel product used on the East Coast comes via the Colonial Pipeline. 14 states, 7 major airports. This is a big deal. It is offline almost entirely. The company's saying late last night that certain of those branches, those green lines we showed you, may actually be coming back online, but overall, main lines are down. Guys, the question is this: we don't know why. Colonial Pipeline shut the line down itself. The hackers did not, according to Colonial, shut it down. Colonial said they shut it down proactively to, quote, contain the threat. We just don't know what the threat was. We don't know what power the hackers may have or had over the pipeline. In other words, why the threat was so serious they might have had to shut it off to prevent something catastrophic, and how much money they are demanding, whether Colonial will pay. As Becky noted going into the break, numerous calls, numerous texts, numerous emails to the company over the weekend, guys, remaining untethered, shall we say. Very quickly, I know you got questions. Here's a 10-year chart of the Colonial Pipeline. It has gone down before. It's gone down in small ways. It's gone down in big ways. Thankfully, aside from short pops, guys, we have not seen huge take-on and price spikes from Colonial shutdowns. The red circles are major problems with the pipeline. That is the price of gasoline. You can see the longer-term trend in what matters. So it really comes down, Andrew, to how long it is down, not necessarily that it is down, because right now we have enough supply, at least for a couple of days, maybe a little longer. All right, Brian, I got a million questions. Total cost to Colonial. We've talked about cyber insurance for years. Does cyber insurance cover this kind of catastrophe? I'm sure there are other business leaders that are watching this morning thinking to themselves, this could happen to me. What do I do? There's a handful of questions to bat around. Yeah, there is cyber insurance, and Eamon probably better for this. Yes. They've also got a variety of other types of insurance. To your first question, Andrew, the total cost, we don't know because Colonial's private. By the way, it's owned by 5 names you know well, Andrew. KKR is a part owner. One of a pension company from Australia is a part owner. Caisse du Quebec, a big Canadian investor, is a part owner. Koch Capital, the Koch brothers, that is a part owner. It's a weird structure. It's 5 big institutional owners who they bought this company. The company was formed in the 1960s. So there you go. Thanks, guys. Shell Midstream, one of the owners as well. Those 5 own, call it 20% roughly each, some more, some less. They're based in Alpharetta, Georgia. So it's kind of an operating subsidiary, Andrew, of those 5 companies. Either way, tight-lipped, closed, don't know the total cost yet. Shepard Smith here. Thanks for watching. ओके, तो ये लाइक प्रॉपर ओवरव्यू था रैनसमवेयर अटैक का कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए आपको फायरवॉल, एंटीवायरस, BCDR, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, दैन उसके बाद में SIEM, SOC एनालिस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशंस में होनी चाहिए। डेली बेसिस पे ISMS ऑडिट्स होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑडिट्स होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी आती है, नॉट ओनली फॉर रैनसमवेयर, लेकिन काफ़ी सारे साइबर अटैक्स को आप कुछ हद तक के बचा सकते हो। ठीक है,
100% क्योर करना तो लगभग पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे गवर्नमेंट के साइट्स हैक्स होते हैं, नासा आप तक के हैक हुई है पहले भी, लेकिन इतना है कि आप वो चीज़ों से सीख करके अपने आप को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो, ठीक है? हम्म, तो यही होता है आपका वायरसेस, ट्रोजन, मालवेयर एंड रैनसमवेयर, ठीक है? इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। चलो ठीक है, ओके, ठीक है, फिर ओके, नेक्स्ट सेशन में अपन नेक्स्ट देखते हैं, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, चलो, ओके, गुड नाइट। हाँ, ठीक।